हेलो एवरीवन। आज समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया को क्या तालिबान या आज के अफ़गानिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, प्रॉस कॉन्स क्या हैं, क्या इंडिया को आइडियलिज़म की तरफ जाना चाहिए या फिर प्रैग्मैटिक होना चाहिए। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी टाइम पे आ सकता है जब आप एक डिलेमा सिचुएशन में फंस जाओ कि आपको प्रैग्मैटिक डिसीजन लेना है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है या फिर आइडियलिज़म को प्रोटेक्ट करना है। तो रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, आपसे इंटरव्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तब आप इस चीज़ को एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर एमबीए की या फिर जीडी या वॉट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीए के एंट्रेंस के लिए, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, अगस्त 2021 में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान के ऊपर और जैसे ही तालिबान ने सीज़ किया पावर, इंडिया ने अपने एम्बेसडर, अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को विथड्रॉ कर लिया अफ़गानिस्तान से। कोई भी एंगेजमेंट, वो सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया। जो इनिशियल स्टांस था इंडिया का, वो था ऑफ नॉन रिकॉग्निशन एंड डिसएंगेजमेंट। इसको देख के पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। उनके जो आईएसआई के चीफ थे, वो भी वहाँ जाके चाय वगैरह पी रहे थे। तो इंडिया ने पहले-पहले ये स्टांस रखा क्योंकि इंडिया का इतिहास तालिबान के साथ अच्छा नहीं रहा है। जो 96 से 2001 का उनका रेजीम था, इंडिया के प्रति उनका भी एटीट्यूड ठीक नहीं था। दे वर वर्किंग एज़ लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी और उस हिस्ट्री को याद करके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया था इनिशियली। उसके बाद ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन होने लग गया। इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि ये जो रिजिड नो डायलॉग पॉलिसी है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, स्पेशली आजकल के ज़माने में, जहाँ पे सब अपना ही मतलब देख रहे हैं। आप देखो, अभी इंडिया के साथ लड़ाई हुआ पाकिस्तान का, किसी भी कंट्री ने इंडिया का साथ नहीं दिया। कम से कम मुँह से ही बोल देता कि हाँ, इंडिया हैज़ द राइट टू रिटेलिएट, इंडिया अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। एक इज़राइल ने थोड़ा बहुत बोला, उसके बाद और कोई नहीं बोला, ना अमेरिका, ना यूरोप का कोई देश, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना क्वाड के मेंबर, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आजकल की दुनिया बहुत मतलबी है, तो यहाँ पे प्रैग्मैटिज़्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया के लिए काफ़ी अनरियलिस्टिक है ये नो डायलॉग पॉलिसी। तो जून 2024 में इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन कर ली और तब तक पाकिस्तान के साथ भी इनके हालात ख़राब हो गए थे। तालिबान के जो रिलेशन थे टीटीपी के वजह से काफ़ी ख़राब हो गए, तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी जो है वो रीओपन करी 2024 में जून में, और थोड़े बहुत लिमिटेड डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इंडिया ने अपनी बनानी शुरू की। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अभी तक तो पूरा इंडिया इनको जान चुका है, काफ़ी फेमस हो गए हैं, विक्रम मिस्री जनवरी 2025 में पब्लिक मीटिंग करते हैं तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, आमिर खान मुत्ताकी, दुबई में करते हैं ये मीटिंग। तो धीरे धीरे वी आर स्टार्टिंग टू ओपन अप विद अफगानिस्तान। और जहाँ तक बात है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, जो हम पहले भी अफगानिस्तान को देते आए थे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कभी भी बंद नहीं हुआ, वो चला जा रहा है। अगस्त 2021 में जब हम लोग बाहर निकले, उसके बाद भी हम लोगों ने एड डिलीवर करना बंद नहीं किया। एड जैसे वीट, पेस्टिसाइड, मेडिकल सप्लाईज़, ये हम सप्लाई करते ही रहे अफ़गानिस्तान को। यहाँ तक कि 2024-25 में 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने एलोकेट किया अफ़गानिस्तान को देने के लिए। और इंडिया का जो इंटेंट है वो देखने को हमें मिल रहा है कि इट्स वेरी बैलेंस्ड। जो हम ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है अफ़गानिस्तान को लेके, वो आज भी हम कंसर्न हैं उनके ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को लेके, और इसलिए हमारा असिस्टेंस वहाँ पे जारी है। उसके बाद इंडिया में पहला मिनिस्टीरियल लेवल में एंगेजमेंट हुआ। देखो, अभी लास्ट थर्सडे को सीज़ फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पहला डायरेक्ट मिनिस्टीरियल लेवल का फ़ोन कॉल किया आमिर खान मुत्ताकी को, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमें देखने को मिला। ये जस्ट सीज़ फायर के बाद ही हुआ था। और तालिबान का भी यहाँ पे अच्छा हम बोल सकते हैं कि पहलगाम टेरर को उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को अभी वो 1 इंच भी लेजर या कोई भी रोप देना नहीं चाहते हैं। जो भी जहाँ भी वो हिट कर सकते हैं पाकिस्तान को, वो हिट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी इनको कोई कसर नहीं छोड़ रहा है परेशान करने के लिए। फायर, एयरफोर्स यूज़ करना, आर्टिलरीज यूज़ करना, जो कर सकता है पाकिस्तान इनके खिलाफ यूज़ कर रहा है। सो दे आर नॉट गोइंग टू लीव पाकिस्तान नाउ।
हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया और अफ़गानिस्तान में हमेशा से वार्म टाइज़ रही हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया और अफ़गानिस्तान में। सिर्फ़ ये 5 साल का टाइम था जब तालिबान 96 और 2001 के बीच में अफ़गानिस्तान में था। इस टाइम को छोड़ दें तो इंडिया अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं काफ़ी अच्छे रहे थे। उस वक़्त तालिबान जो था एक प्रॉक्सी की तरह काम करता था पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। वो आईसी 814 का हाईजैक होना, वो सारी चीज़ें इतिहास हम बार-बार रिकॉल आता है जब भी तालिबान का हम सोचते हैं। तो एक वो समय था, उसके बाद बाकी का समय तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। प्रेज़ेंट सिनेरियो जो है, वो पाकिस्तान के साथ तालिबान के राइज़िंग टेंशन्स की वजह से इंडिया के लिए और भी फ़ेवरेबल और ज़रूरी बन जाता है तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिश्ते सही करना। डिटोरिएटिंग तालिबान-पाकिस्तान रिलेशनशिप, हम तो देख ही रहे हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, जो तालिबान का ही एक ऑफ़शूट है, उन्हीं के भाई बंधु हैं, बट दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में ये लोग काम करते हैं एंड दे आर वेरी मच लाइक ब्रदर्स टू दी ओरिजिनल तालिबान ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इस वजह से इन लोगों के अफ़गान पाक बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई लगी रहती है, टीटीपी यहाँ पे ऑपरेट करता है और इस वजह से इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक स्पेस मिला है अफ़गानिस्तान में और तालिबान के साथ बात करने के लिए, एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। देखो, पाकिस्तान बहुत ही घटिया मूव्स चलता है, उसके जो तरीके हैं काम करने के वो चीप शॉट वाले हैं, है ना? जो चीज़ें एथिकल नहीं है उस टाइप से काम करता है। जैसे इंडिया में अभी उन लोगों ने एक र्यूमर फैला दिया कि इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर रहा है टू हिट अमृतसर, जस्ट इसलिए ताकि इंडिया के पंजाब में वो एक अनरेस्ट क्रिएट कर सके। उनकी तो कभी भी फ़ोर्स के साथ लड़ने की उनकी क्षमता कभी भी नहीं हुई है। तो वो हमेशा हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, पहलगाम में भी उन्होंने इसी वजह से अटैक करवाया, रिलीजन के नाम पे अटैक करवाया ताकि इंडिया में एक कम्युनल अनरेस्ट हो। ये र्यूमर फैला दिया कि अमृतसर में हम बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं ताकि इंडिया में एक अनरेस्ट हो। इनके खुद के बस का कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ़ झूठ बोल के, मक्कारी करके ये अपनी लड़ाइयाँ जीतना चाहते हैं। सो दे आर मास्टर्स ऑफ कमीनेपन में, इनका कोई सानी नहीं है। देयर इज़ नो वन पैरेलल टू देम। अफ़गानिस्तान के साथ भी ये यही कर रहे हैं। इनका जो वो फ्रॉड वो जो है आईएसआई का स्पोक्सपर्सन, वो व्यक्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि इंडिया के मिसाइल अफ़गानिस्तान को हिट कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अब इस चीज़ को खुद अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर ने, मुत्ताकी ने फर्मली रिजेक्ट कर दिया कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, बकवास बात है। ये इंडिया और अफ़गानिस्तान में एक एनिमोसिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान वो हमेशा झूठ उड़ाता रहता है, झूठ फैलाता रहता है ताकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ और उसी में ही दे कैन फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। तो पाकिस्तान की हमेशा से नीयत रही है। सो कभी भी कोई भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा हो या फिर कोई जैसे यूट्यूबर्स हैं, तो समझ लेना इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो एनीवेज़ जो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंप्लीटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, जिसका इंडिया ने काफ़ी उसकी इस बात की तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं पाकिस्तानियों को। तो अब ज़रूरी है कि इंडिया को ये जो रेप्यूटेशन है, जो ट्रस्ट है, इसको मेंटेन करना अफ़गानिस्तान के साथ और इसको आगे बिल्ड करना। क्योंकि इंडिया अकेला नहीं है वहाँ पे आप देखो चाइना भी है, चाइना ने तो बहुत कुछ किया है वहाँ पे। तो इस वजह से भी इंडिया का काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अफ़गानिस्तान के साथ मेंटेन करना। इंडिया का स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव क्या है? इंडिया को इंश्योर करना है कि अफ़गानिस्तान दोबारा से एंटी इंडिया टेरर ग्रुप का हब ना बन जाए। पाकिस्तान को दोबारा कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंस ना मिल जाए और अफ़गानिस्तान फिर से तालिबान 1 जैसे काम कर रहा था वैसे काम करने लगे। इस वजह से हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, तालिबान में फ्लॉज़ हैं, उनमें कमियाँ हैं, पर सच बात ये है कि वो कंट्रोल करते हैं उस टेरिटरी को और वो ही नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश करोगे तो उसमें अमेरिका का सपोर्ट, इसका सपोर्ट, उसका सपोर्ट, ये सब चाहिए होगा। नेचुरली अगर कोई चीज़ वहाँ पे टिक सकता है फ़िलहाल तो वो तालिबान रेजिम ही है, वो बिना किसी के सपोर्ट पे वो टिका हुआ है। तो हमको इस चीज़ को मानना चाहिए और प्रैग्मैटिक होना चाहिए कि हमें एंगेज करना पड़ेगा तालिबान के साथ और हमें कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रखने पड़ेंगे। कम से कम अपने सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक रेजिम है, आप कैसे इन लोगों से बात कर सकते हो? क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो ऑटोक्रेटिक ही हैं। उनका जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते ह्यूमन राइट्स की, स्पेशली वुमेन राइट्स का ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, जो नया नाम रखा है तालिबान वालों ने, उसका उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बट स्टिल इंडिया को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। नहीं तो अगर ये भी है कि इंडिया अगर ज़्यादा उनको एक्सेप्ट कर ले तो एक इंडिया का जो मॉरल एक स्टैंड है, हाई ग्राउंड है, जो लोग समझते हैं इंडिया के बारे में, वो एक ख़तरे में आ सकता है। बट इंडिया को अपना
हित देखना ही पड़ेगा हर जगह पे। अपना हित देखिए और ईगो को भी कम रखिए। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये रील-वील बनते रहते हैं, उनके पता नहीं किस हवाबाज़ी में वो पूरे यूरोप को सुनाने लग गए थे। जहाँ पे जाते थे यूरोप को सुनाने लग जाते थे अपनी, और रील बनाने वाले बना भी लेते थे, लाल-लाल आँखें बना के रील उनकी सब बन जाती थी। उसका नतीजा क्या हुआ? कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि आप जब ईगो में आ जाओगे और लोगों को सुनाओगे, एक वक़्त आपका भी आएगा बुरा वक़्त, फिर आपका साथ कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये गलतियाँ बहुत करी हैं पिछले लास्ट 1-2 साल में। अगर आप देखो, जहाँ जाते थे सुना के आते थे, यूरोप की प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स किसी की, मतलब हर जगह वो इस टाइप से, और बड़ा फ़ेमस होते थे वो, इंडिया में रील-वील बन जाते थे। उसका नतीजा आप देख ही रहे हो अभी। तो अफ़गानिस्तान का एक और प्रॉब्लम है चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस वहाँ पे। चाइना तो हर जगह जहाँ पे इंडिया बैठेगा वहाँ पे वो भी जाएगा। तो चाइना ने तुरंत उनको ये सब डर नहीं होता है कि मॉरलिटी क्या बोल रहा है या मेरे वैल्यूज़ क्या बोल रहे हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा पे वो काम करते हैं, और उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। चाइना तुरंत तालिबान आते साथ ही उसके साथ $540 मिलियन का ऑयल एक्सट्रैक्शन का डील कर लिया। और तालिबान उनकी ऑब्वियसली कमाई के ज़रिए उतने नहीं हैं, तो जहाँ से पैसा आएगा तो उन्हीं के साथ होंगे। चाइना ने इस चीज़ को समझा। चाइना हर जगह पैसा फेंक के अपना काम कराता है, और यहाँ पे भी वो सबसे पहले वो घुस गया। तो हमें डरने की इसलिए बात है क्योंकि यहाँ पे हम काबुल और बीजिंग के बीच में एक एक्सेस देख सकते हैं, और ऊपर से तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक्सेस तो है ही। तो ये दो जब ऐसी चीज़ें बन जाएँगी तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, और इंडिया के पास एक डर होगा कि वो अपना इन्फ्लुएंस, एशिया में तो चला ही गया है, वर्ल्ड में तो उतना कुछ था भी नहीं। साउथ एशिया में जो हमारा रीजन था, सार्क वाला रीजन, एक पाकिस्तान ही अलग था, बाकी सारे तो हमारे इन्फ्लुएंस में थे। अभी तो हम पूरा लूज़ कर रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं। अफ़गानिस्तान भी अगर बीजिंग के साथ हाथ मिला ले तो कौन बचेगा हमारे साथ? भूटान, वो भी पता नहीं किस दिन चाइना की भाषा बोलने लग जाए। सो हम अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में खोते जा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो मेन अभी कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं बदल सकता। जो है जैसा है वैसे ही चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। पर हमें अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें काबुल के साथ एंगेज करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम करते आ रहे थे वो करना पड़ेगा। भले ही आप तालिबान को लेजिटिमेसी दो या ना दो, मगर उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दो दुश्मन उसके साथ इन्वॉल्व्ड हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। तो यहाँ पे इंडिया को आइडियलिज़्म छोड़ के प्रैग्मैटिज़्म को अपनाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, इंडिया को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। जो अपने जयशंकर साहब जो हैं ईगो दिखाते रहते हैं हर जगह पे। नेहरू के टाइम में तो आइडियलिज़्म था, अभी तो आइडियलिज़्म तो पता नहीं उतना, पर ईगो ज़रूर है। आप सबको आँखें नहीं दिखा सकते। यूरोप, यूएसए, इन लोगों को आदत भी नहीं है, और हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम इनको आँख दिखा के हम सुना के चले आएँ, इनके मीडिया में जाके इन्हीं को सुना के आ जाएँ और फिर एक्सपेक्ट करें कि ज़रूरत के वक़्त ये हमारा साथ देंगे। तो हमें थोड़ा प्रैग्मैटिक होना पड़ेगा हर तरीके से, आइडियलिज़्म की तरफ से भी और ईगो की तरफ से भी। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। अपने विचार जो भी हैं आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।